आप सभी श्रोता मित्रों को मेरा हार्दिक नमस्कार। आज सुनेंगे अबुल फजल वध। यह कहानी श्री आचार्य चतुर सेन जी द्वारा लिखी गई है। यह एक प्रसिद्ध कहानी है। आचार्य श्री ने मुग़ल काल के इतिहास की एक घटना को बहुत ही कुशलता से कहानी के रूप में पेश किया है। सलीम को शराबी, निकम्मा और गुनहगार बताकर अबुल फजल ने अकबर के कान भरे थे। अंत में वीर सिंह देव ने उसका सिर काटकर सलीम के लिए सम्राट बनने का मार्ग खोल दिया था। तो आइए सुनते हैं कहानी अबुल फजल वध। बरौन के दुर्ग के पश्चिम भाग में एक भग्न शिव मंदिर के भीतर 3 व्यक्ति बैठे किसी गुरुतर विषय पर परामर्श कर रहे थे। मौसम बहुत खराब था। दिन भर वर्षा हुई थी। अब भी बूंदें गिर जाती थीं। कड़ाके की सर्दी थी और रात्रि अत्यंत अंधकारमयी थी। हवा जोर से चलकर पहाड़ से टकराती थी और उसका भयानक गर्जन दिल को दहला देता था। 3 व्यक्तियों में एक तेजस्वी पुरुष था। उसकी बहुमूल्य वेशभूषा, पगड़ी पर हीरे का तुर्रा और कंठ में अंगूर के बराबर बड़े बड़े मोतियों की माला तथा जरी के कमरपेटे में जवाहरात से जड़ी हुई मूठ की पेश कब्ज उस व्यक्ति के उच्च पद को और उसकी तीखी चीते के समान चितवन, सहज गंभीर स्वर, रौबदार मुख उसके प्रकृत वीरत्व को स्पष्ट कर रहा था। वह व्यक्ति बुंदेलखंड के स्वर्गीय महाराजा मतकर शाह के 7वें पुत्र बैरौन के ठिकानेदार राजा वीर सिंह जी थे। उनकी वीरता ने बुंदेलखंड में आनंद, श्रद्धा और प्रतापी मुगल साम्राज्य में आतंक जमा दिया था और जिन्होंने बाहुबल से हाल ही में मुगल फौजदार से भंडेर और इरिच के इलाके छीनकर कब्जा कर लिया था। दूसरा व्यक्ति जो उनकी दाईं ओर वीर भाव से बैठा था, एक 35 वर्ष की आयु का मुसलमान व्यक्ति था। इसकी छोटी छोटी घनी काली मूछें और छटी हुई दाढ़ी के बीच सुंदर अति गौर मुख और उस पर बड़ी बड़ी किंतु लाल डोरों से संयुक्त स्थिर आंखें देखने वालों पर बिना प्रभाव डाले नहीं रहती थीं। वह व्यक्ति एक लाल रंग का कश्मीरी दुशाला कमर में लपेटे अपनी तलवार की मूठ को दृढ़ता से मुट्ठी में पकड़े मानो कोई भारी बात सोच रहा था और मन ही मन उसकी संभावना और औचित्य पर विचार कर रहा था। इसका नाम था मिर्ज़ा गौर। तीसरा व्यक्ति एक 25-26 वर्ष का बिल्कुल नवयुवक, सुंदर नवयुवक था। उसकी स्वच्छ बड़ी बड़ी आँखें उसके मन की स्वच्छता की घोतक थीं। प्रशस्त माथा सच्चरित्रता प्रकट कर रहा था। उसकी चौड़ी छाती और अस्थिर होकर बैठने का ढंग प्रमाणित कर रहा था कि जिस गुरुतर कार्य की चर्चा हो रही है उस पर विचार विमर्श करने में देर करने की अपेक्षा कुछ झटपट कर डालना ही उत्तम है। उसका हाथ अपनी तलवार पर था और लगभग आधी तलवार नंगी खिंची हुई थी। उसका सुंदर मुख क्रोध से तमतमा रहा था और बड़े बड़े श्वासों से उसकी छाती उठ बैठ रही थी। यह राजा साहब का विश्वस्त शरीर रक्षक मुकुट था। राजा वीर सिंह जी कुछ देर स्वस्थ होकर बोले, देखो मिर्ज़ा, सब बातों की ऊंच नीच ठीक ठीक सोच लो। राम शाह ने विश्वासघात तो किया है पर मेरे बड़े भाई हैं। महाराजा, राजाओं का भाई कोई नहीं है, यह तलवार है, वह भी तभी तक जब तक हाथ में रहे। आप स्वयं सोचिए, देखिए, और उपाय क्या है। मुकुट ने बीच ही में उतावली से कहा, अपराध क्षमा हो महाराज, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं राम शाह महाराज का अभी सिर काट लाऊंगा। ऐसा विश्वासघात भाई के साथ, धिक्कार। ठहरो मुकुट, सब बातों पर धीरज से विचार कर लो। क्रोध करने को बहुत समय है। देखो, उन्होंने परसों 5000 सेना लेकर दुर्ग में प्रवेश किया था।
जी हाँ, और कसम खाकर कहा था कि 2 दिन को दुर्ग खाली कर दो। मैं तुम्हारा भाई हूँ, विश्वास करो। हम समझाकर शाही सेना वापस कर देंगे। दुर्ग भी 2 दिन में तुम्हें दे देंगे। पर उसी दिन 10,000 शाही सेना और दुर्ग में बुला ली और आप पर रात्रि को सोते समय छापा मारा। महाराज, मैं कभी क्षमा न करूँगा। महाराज वीर सिंह हंस दिए। उन्होंने कहा, अच्छी बात है, मत करना। पर 15,000 सेना से लड़ोगे कैसे? क्या मेरी तलवार में दम नहीं? बहुत है। तब इससे बहुत काम लिया जाएगा मुकुट, अभी इसे सुरक्षित रहने दो। हाँ मिर्जा, फिर तुम्हारा क्या विचार है? देखो, उधर सम्राट अकबर की शत्रुता, इधर एक वंश, एक रक्त के भाई का विश्वासघात। घर का द्रोह तो कुछ करने ही न देगा। परंतु महाराज, सम्राट स्वयं बड़ी मुसीबत में है। उधर मेवाड़ में युद्ध हो रहा है। प्रताप ने उनकी जान आफत में डाल रखी है। इधर सलीम ने विद्रोह का झंडा खड़ा किया है। महाराज, दिल्ली के तख्त पर यह ग्रह कलह ही हमारी संधि है। महाराज को इससे लाभ उठाना चाहिए। तुम चाहते क्या हो? महाराज, चुपचाप प्रयाग चलकर सूबेदार और शाहजादे सलीम से मुलाकात करें। फिर जो कुछ होना होगा स्वयं ही हो जाएगा। और यदि शाहजादे ने मुझे शरण न दी? शाहजादा स्वयं आपकी शरण में आवेगा। इसका जिम्मा मेरे ऊपर रहा। वह कैसे? उसे महाराज की सहायता की बड़ी ज़रूरत है। किस तरह? यह महाराज वहाँ चलकर ही जानेंगे। राजा वीर सिंह सोचने लगे। अंत में कहा, मिर्जा, अब और कोई उपाय नहीं, चलो प्रयाग। विलंब का काम नहीं, अभी कूच होगा। मुकुट, घोड़े ले आओ। जो आज्ञा, कहकर मुकुट उठकर चला गया। दोनों योद्धा लंबी यात्रा की तैयारी करने लगे। इलाहाबाद दुर्ग के रंग महल से सटे हुए एक छोटे से किंतु अत्यंत सुसज्जित कमरे में शहजादा सलीम चिंतामग्न म्लान मुख बैठे थे। उनका पीला और दुबला चेहरा, कुछ गड्ढे में धसी हुई उन्नीदी आँखें उनकी विलासिता को स्पष्ट कर रही थीं। कमरे में केवल एक अल्पवयस्क सुंदर दास मूर्छल लिए खड़ा था। नकीब ने आकर अर्ज की, खुदाबंद, राजा वीर सिंह बुंदेला कदमबोसी को हाजिर हैं। शाहजादे ने उतावली से कहा, उन्हें ले आओ ना। राजा वीर सिंह ने सम्मुख आकर कॉर्निश की। शाहजादे ने संभ्रांत उठकर राजा साहब को छाती से लगा लिया और बराबर बैठाकर कहा, राजा साहब, आपकी बहादुरी की बड़ी तारीफ सुनी है। तभी दोस्ती की ख्वाहिश थी, वह आज पूरी हुई। आप जो मेरे पास तशरीफ़ ले आए, इससे मेरी ही इज्जत अफजाई हुई है। अब आप दरगाह को अपना घर समझें और ऐसा कोई काम बताकर मुझे ममनून करें जो इस बात को साबित करे कि मैं आपका सच्चा दोस्त बनने का कितना ख्वास्तगार हूँ। राजा वीर सिंह देव सलीम की इतनी चापलूसी और उत्सुकता देखकर दंग रह गए, कुछ भी न समझ सके। उन्होंने कहा, हज़रत शाहज़ादा, आप मुझ नाज़ीज को क्यों शर्मिंदा करते हैं? मैं तो आपकी पनाह में आया हूँ। बादशाह और ख़ास मेरे बड़े भाई ने मेरे साथ दगा की है। फुसलाकर किला खाली करा लिया और धोखा देकर रात को वध करने की चेष्टा की। इन दोस्तों और इस तलवार के बल से जान बचाकर भागा हूँ। मिर्ज़ा ने गौर ने मुझे दरगाह में आने की सलाह दी थी। शाहज़ादा मुझे शरणागत की इतनी आवभगत करेंगे, मैंने यह सोचा भी न था। सलीम ने कहा, राजा साहब, आप मेरी आँखें और भुजा हैं। आप मेरे सलाहकार और दोस्त हैं। मैं आपके लिए जान भी दूंगा। कहिए, आप क्या चाहते हैं? वीर सिंह की आंखों में आंसू निकल आए। उन्होंने क्षण भर शाहजादे की तरफ देखा और कहा, शाहजादा, तब यह सेवक भी रक्त की एक एक बूंद आपको देगा।
मेरे बादशाह शहंशाह अकबर नहीं, आप हैं। आज से आप मेरे मालिक हैं। सलीम ने सिर से पगड़ी उतार कर कहा, मालिक सबका खुदा है। मैं आपका भाई, छोटा भाई हूँ और दिली दोस्त हूँ। यह पगड़ी लीजिए और अपनी मुझे दीजिए। आपने मुझे बादशाह कहा है, मैं आपको बुंदेलखंड का महाराज कहता हूँ। महाराज ने उठकर पगड़ी आदरपूर्वक ले ली। सलीम भी उठ खड़ा हुआ। महाराज ने अपनी पगड़ी शाहजादा को दी। दोनों एक बार फिर गले मिले। अब काम की बात का परामर्श होने लगा। धीरे धीरे सलीम ने दिल की गांठ खोल दी। कहा, महाराज आप जानते हैं मेरा परम शत्रु कौन है? कौन? वह बूढ़ा बाघ, वह शेख। कौन शेख? वह पाजी घमंडी अबुल फजल, जो आलिम कहाता है और सिपाह सलार से भी ऊंचा रुतबा रखता है। शेख क्या कहते हैं? बादशाह सलामत को मेरे विरुद्ध उसी ने भड़काया है। वह मुझे शराबी, निकम्मा और गुनहगार समझता है। महाराज, वह गुलाम बादशाह सलामत की दाढ़ी का बाल हो रहा है। सलीम कुछ देर चुप रहे, पर मानो उनका मन बेचैन हो रहा था। कुछ बात थी जो निकलना चाहती थी। महाराज चुपचाप ये उतार चढ़ाव देख रहे थे। सलीम ने फिर कहा, महाराज, वह फिर दक्षिण से आ रहा है। दक्षिण को फतह करके वह इस बार बादशाह के और भी मुंह लग जाएगा। वह मेरा इस बार नाश कर डालेगा। इतना कह सलीम ने आतुर होकर महाराज का हाथ जोर से पकड़कर कहा, महाराज मेरी मदद कीजिए, दोस्ती निभाइए। सलीम को आप नाशुक्रा न पावेंगे। शाहजादा क्या चाहते हैं? यही कि वह आने ना पावे, बादशाह से मिलने भी ना पावे। उसे आप कैद कर लीजिए या मार डालिए। और यदि वह युद्ध ना करे, वह बड़ा मगरूर और गुस्सैल है, ज़रूर लड़ पड़ेगा। परंतु शाहजादा ज़रा सोचिए, यह काम क्या मुनासिब होगा? बादशाह सब बात जानेंगे तब। आह महाराज, आप भी मुझे नाउम्मीद करेंगे। शाहजादा, यह काम अच्छा नतीजा ना लाएगा। यह काम तो होना ही चाहिए। आप सब आगा पीछा सोचिए तो। महाराज, बुंदेलखंड के महाराज, वह जब तक जिंदा है तब तक मैं मरा हुआ हूँ। महाराज सोच में पड़ गए। सलीम ने कहा, महाराज, मेरा तख्त, इज्जत, आज़ादी सब इसी काम पर है। उसे रोकिए, कैद कीजिए या मार डालिए। वह मेरे कलेजे का कांटा है, उसे निकालिए। देखिए, यह पगड़ी यदि आपकी दी हुई न होती और इसकी यदि मैं इज्जत न करता तो इसे अभी आपके कदमों पर धरता। महाराज, दोस्ती का हक अदा कीजिए। महाराज ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, शाहजादा, मैं आपकी इच्छा पूरी करूंगा, पर मुझे अभी जाना होगा। सलीम भड़क गया। उसने अपनी सुनहरी काम का ज़िरह वख्तर महाराज को पहनाया, अपनी जड़ाऊ तलवार उनकी कमर में बांधी और सिरों पाँव देकर सैयद मुजफ्फर अली के साथ विदा कर दिया। शेख अबुल फजल जल्दी जल्दी कूच करता बढ़ रहा था। बादशाह सलामत का हुक्म था कि वह जल्दी से जल्दी उनसे मिले। वास्तव में बादशाह को शेख की फ़ौज और उसकी अक्ल की भी बहुत ज़रूरत थी। नरवर जाकर महाराज वीर सिंह देव ने डेरा जा जमाया। उनके साथ बहुत ही कम सेना थी, परंतु अब और कुछ हो नहीं सकता था। वीर सिंह देव ने शेख से कहला भेजा, मैं आपसे मुलाकात किया चाहता हूँ। बिना मुझसे मुलाकात किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। अबुल फजल क्रोध में भभक उठा। एक तुच्छ राजा का इतना साहस! गुस्से में भरकर कहा, मेरा घोड़ा ले आओ, मैं अकेला ही उससे मुलाकात करूँगा और उसका सिर काट लाऊंगा। उसकी ऐसी हिमाकत! एक पठान सरदार ने कहा, जनाब, बेहतर है इस वक्त लड़ाई झगड़े को बचा जाए। बादशाह सलामत का हुक्म तो आप पर जाहिर ही है।
शेख ने घोड़े की रास खींचकर कहा, मैंने दक्षिण फतह किया है, अब इस तरह चाहे भी तो जो कोई आकर मेरा रास्ता रोकेगा और ज़बरदस्ती मुलाकात करेगा तो हो चुका, रास्ता छोड़ो। बूढ़े शेख ने दर्प से गर्दन तानी और घोड़े को एड़ लगा दी। महाराज ने सुना तो नंगी पीठ घोड़े पर चढ़कर दौड़े। बीच मैदान में ही दोनों की मुठभेड़ हो गई। शेख ने तलवार खींचकर कहा, तुम ही वीर सिंह देव हो? मैं ही हूँ शेख साहब, मेरी आपसे एक अर्ज है। अर्ज सुनने की मुझे फुर्सत नहीं, वार रोको। इतना कहकर शेख ने वार किया। महाराज ने पीछे हटकर कहा, शेख साहब ज़रा ठहरिए, मेरी बात सुन लीजिए। शेख ने कहा, तुझ पर लानत है, लड़ाई के वक्त बातें करना चाहता है। तूने मुझे रोकने की ज़रूरत क्यों की? शेख अबुल फजल इस गुस्ताखी को यूं ही नहीं बर्दाश्त करेगा। शेख ने तड़ातड़ वार करने शुरू किए। महाराज वीर सिंह देव ने और कुछ बार बचाए। अंत में वे भी युद्ध करने लगे। दोनों ओर की सेनाएं कुछ क्षण युद्ध देखती रहीं। हठात मुगल दल अर्राकर दौड़ पड़ा। महाराजा की सेना भी टूट पड़ी। एक बार महाराज ने फिर युद्ध रोकने की चेष्टा की, परंतु इतने ही में एक गोली शेख की कनपट्टी को चीरती हुई निकल गई। शेख तत्क्षण मरकर धरती में गिर गए। उनके गिरते ही शाही फौज तितर बितर हो गई। महाराज खिन्न वदन शिविर में लौट आए। शाहजादा सलीम अंतःपुर के निकट नज़रबाग के बीचों बीच एक संगमरमर के चबूतरे पर कीमती ईरानी कालीन पर बिछे हुए सोने के सिंहासन पर मसनद लगाए बैठे थे। मिर्ज़ा गौर ने एक थाल शाहजादे के सामने पेश किया। सलीम ने कहा, क्या लाए हो? तोहफ़ा है हुजूर। मिर्ज़ा ने लाल रेशमी रुमाल उठा लिया। थाल में अबुल फजल का सिर था। सलीम उछल पड़े। उन्होंने कहा, मिर्ज़ा तुम्हें भरपूर इनाम मिलेगा। महाराज कहाँ हैं? वे बाहर शहजादे के हुक्म की इंतज़ारी में खड़े हैं। महाराज ने धीरे धीरे आकर शाहजादे को कॉर्निश करके कहा, शाहज़ादा, आशा है आप संतुष्ट होंगे। यह अनुचित काम मैंने अंततः अंजाम दे दिया। शाहजादे ने खुशी में कहा, महाराज आपने हमें सारा राज्य दे दिया, आपने हमारा अधिकार दृढ़ कर दिया है। इसके बाद उन्होंने संकेत किया। एक खोजा सोने की थाल में मोती, जवाहरात और बहुत सी बहुमूल्य वस्तुएं भर लाया। सलीम ने खड़े होकर महाराज को बुंदेलखंड का राज तिलक कर दिया। वह रत्न भरा थाल, एक जड़ाऊ माला, एक राज छत्र, 2 चंवर भेंट किए। अभी आप सुन रहे थे श्री आचार्य चतुरसेन जी द्वारा लिखी हुई कहानी अबुल फजल वध। कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।